नमस्कार आप सभी का स्वागत है माय स्टडी पाठशाला की एक और नई वीडियो में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देख लिया होगा और जो हमने टॉपिक पढ़ा था सेल्स का, टिश्यूज़ का एंड हाउ मेनी टिश्यूज़ आर देयर इन आवर बॉडी, तो वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ऐसी मेरी चाय नहीं, भूले तो नहीं आप लोग। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ठीक है, तो ये आज का एक सदविचार भी समझ लीजिए आप कि अगर इसको रियली आप अपने मन से पूछे ना, मन से अगर आपके मन से ये भाव निकले कि ये काम मुझे करना है, तो कुछ भी आपके लिए टफ नहीं है। वेदर इट विल बी रिलेटेड टू योर स्टडीज, आप कोई सपना पूरा करना चाहते हो, नॉट ओनली इन एजुकेशनल फील्ड बट इन अदर फील्ड आल्सो। इफ यू वांट टू बिकम एनीथिंग इन योर लाइफ, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, जो ये नारा है अगर आपने ये लाइफ में अपना लिया तो कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। और माय स्टडी पाठशाला का भी यही मोटिव है कि सबके सपने साकार हो, सबका साथ और सबका विकास का जो विजन है वो ऐसा ही बना रहे जैसा हमने सोचा है। तो हमारा जो लेसन नंबर 7 है बायोलॉजी क्लास +1 का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ओके, पार्ट 2 ऑफ आवर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू पर आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर ही आज मैं एक पूरी बेसिक वीडियो बनाऊंगी जो कि कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ बताई जाएगी और साथ ही आपको हर एक स्टेप को लर्न करने के लिए अच्छी से अच्छी ट्रिक भी दी जाएगी। एपिथेलियल टिश्यू क्या है हमारा आज का टॉपिक? एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, एपिथेलियल टिश्यू यानी प्रोटेक्शन वॉल। आपने कोई घर लिया या आपने कोई ज़मीन ली, अब आपको उसके अंदर घर बनाना है, तो वहाँ की सेफ्टी के लिए आप चारों तरफ से एक प्रोटेक्शन वॉल लगाओगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो बॉडी की सबसे बाहर की स्किन है, ये स्किन हमारी इसको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू। जो इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है उसको बोलते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि एपिथेलियल टिश्यू आखिर होता क्या है। विच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, कवर द आउटर सरफेस ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। कि अब ये तो हमें पता चल गया कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी बॉडी की। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड सेल्स। ओके, सेल्स। सेकेंड, लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस। क्लोजली पैक्ड सेल्स है तो दिखती सी बात है कि सेलुलर स्पेसिस भी, इंटरसेलुलर स्पेस भी कम होगा। लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस। अब आते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस। नाउ पास। अब आप बोलेंगे क्या पास? ट्रिक है ये फंक्शंस को याद रखने की। मैं पेपर में पास हो गया। पास, पी से यहां लिख लेती हूं प्रोटेक्शन। ओके, ए से एब्जॉर्प्शन, एस से सेक्रीशन एंड एस से सेंसेशन। समझ गए? ये है फंक्शंस, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड सेंसेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन, जैसे कि मैं कल से यही रिपीट कर रही हूं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स, केमिकल्स एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को? इंजरीज से, जर्म से, केमिकल से एंड डिहाइड्रेशन से। ठीक है,
जैसे हमारी बॉडी में स्किन में कभी चोट लग जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन अंदर तक ना पहुंचे, बहुत ज़्यादा अंदर तक ना पहुंचे, उसका कोई दिक्कत क्रिएट ना हो जाए इन फ्यूचर, उसमें एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह हेल्प करता है हमारी बॉडी में। ओके, अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि प्रोटेक्शन, देखिए आपके पास फ़ोन है, ठीक है, आईफोन है, कोई भी फ़ोन है आपके पास, फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसमें क्या लगाते हैं, टेम्पर ग्लास लगाते हैं, एक स्क्रीन गार्ड की तरह जो काम करता है, फ़ोन का जो स्क्रीन गार्ड है, उसी तरीके से जैसे फ़ोन का स्क्रीन गार्ड फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है इंजरीज, जर्म्स, केमिकल्स एंड डिहाइड्रेशन। वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी का नेचुरल गार्ड है, ठीक है, दिस इज द नेचुरल गार्ड ऑफ आवर बॉडी। हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस को ये एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये टिश्यू होते हैं, ये हेल्प करते हैं जो भोजन के तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं, उनको ब्लड तक पहुंचाने में ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। अंडरस्टूड? सेक्रीशन में क्या होगा, इट सेक्रीट्स एंजाइम्स, hormones, mucus and other substances, ठीक है, आपके मुंह से, ठीक है, एग्जाम्पल म्यूकस, सेक्रीशन बॉडी से जो निकल रहा है बाहर, सलाइवा है, सेक्रीशन सलाइवा है, आपका स्वेट है, पसीना आता है आपकी बॉडी से, आजकल जैसे गर्मी है बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है, सो दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस सेक्रीशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। गॉट इट? ये हेल्प करता है रिसीव करने में डिफरेंट सेंसेशन ऑफ अवर बॉडी। जैसे किसी ने आपको मारा तो आपको फील हुआ, ठीक है, आपको सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आपके सेंसरी जो आपके नर्व्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर जो हैं, वो आपके काम कर रहे हैं। पेन हो रहा है, कोई आपको टच कर रहा है या आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, और हीट, आपको गर्मी लग रही है, जैसे मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि कुल्लू में भी बहुत गर्मी हो गई है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आउट ऑफ कुल्लू जो रह रहे हैं, चंडीगढ़ दिल्ली साइड, उनका क्या हाल हो रहा होगा। अगर मेरा कुल्लू में रह के ये हाल हो रहा है तो बाहर क्या हो रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और पहले जैसा तो एनवायरमेंट अब रहा ही नहीं है, देखा जाए तो कुल्लू मनाली जैसे सुंदर एरिया में भी अगर इस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो बाहर तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुल्लू में रहकर ही मुझे इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हीट है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर बैठो वहाँ गर्मी, अंदर बैठो वहाँ गर्मी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। और काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है चल रहे हैं दैनिक जीवन में। हम बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी हिमाचल में तो जैसे आए दिन सुनने को मिलता ही है कि लैंडस्लाइड में यहाँ नुकसान हो गया, वहाँ नुकसान हो गया। अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीनरी को बढ़ाएं। ग्रीनरी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आदमी की उम्र घटती चली जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, सिर्फ वो खराब नहीं होगा, बल्कि आदमी की उम्र भी घटती जाएगी इस तरीके से। तो जैसे हम संतुलित मात्रा में खाना लेते हैं तो जब हम बोलते हैं कि हाँ पेट भर गया अब नहीं खाना, अगर उसके बाद हम एक्स्ट्रा खा ले तो ओवर ईटिंग की वजह से उल्टियां हो जाएगी या तो दस्त लग जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से बीमार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो एनवायरमेंट है उसको भी प्रॉपर मात्रा में हर एक चीज़ चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही हम चीज़ें वहाँ इंडल्ज कर दे, जैसे जगह जगह लोगों ने घर बनाए हुए हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है, लोग मतलब बिना सोचे समझे कहीं भी घर बना देते हैं, और पहाड़ियों पे भी घर बनाने का कोई एक सिस्टम नहीं है प्रॉपर तरीके से, जिससे कि लैंडस्लाइड जैसे खतरे हो रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें बंद करनी होगी। क्योंकि नेचर से तो कोई भी नहीं बच सकता। हम अपनी सेफ्टी रख सकते हैं बट नेचर से हम नहीं बच सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल अब गर्मी हो रही है, गर्मी के कारण लोग जंगलों में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं कि बारिश आएगी। तो ये जो छोटे छोटे ये बेकार से मिथ है, ये खत्म होने चाहिए मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि ये ऐसा कहाँ पर लिखा है, कौन सी बुक है ऐसी, या ऐसे कौन से शास्त्र है जिसमें लिखा है कि बारिश नहीं आ रही है तो आप जंगलों में जाइए और पेड़ काट दीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है और ये चीज़ें आदमी को सोचनी पड़ेगी। ये बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है जो कि सबको होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सिविक सेंस। सिविक सेंस जो हम आज के बच्चे बोलते हैं ना, तो वो चीज़ आज के व्यक्तियों में होनी चाहिए। जब बड़े समझदार होंगे तभी बच्चे समझदार होंगे, और यही चीज़ सबको ध्यान में रखनी चाहिए। तो टॉपिक से भटकना नहीं है, टॉपिक पे आ जाइए। इट हेल्प्स इन रिसीविंग डिफरेंट सेंसेशन ऑफ अवर बॉडी। हमें गर्मी कौन करता है, ये सेंसेशन एपिथेलियल टिश्यू में जो सेंसेशन होती है, ये सारा इसका काम होता है। यहीं से पता लगता है कि एपिथेलियल टिश्यू इज द नेचुरल स्क्रीन गार्ड ऑफ आवर बॉडी। नेचुरल गार्ड, ठीक है, हमारी बॉडी का नेचुरल स्क्रीन गार्ड है। जैसे मैंने यहाँ भी लिख लिया है, ये आपने इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। एग्जाम में आता है तो आप इसको ऐसी तरह भी लिख सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेचुरल स्क्रीन गार्ड ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द कवरिंग ऑफ अवर बॉडी। आउटर कवरिंग
को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये 4 जो इसके फंक्शन है, अगर आप इनको इस तरीके से लिख लेते हो एग्जाम में, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। और होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कहीं से आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई और दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाइए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हमने जितना भी पढ़ा, दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल एपिथेलियम। ओके, दिस इज द सिंपल एपिथेलियम। It is made up of one single layered cells. Okay, single layered cells से ये बना होता है and it mainly helps in absorption, diffusion, secretion. ठीक है, diffusion, absorption and secretion में help करता है simple epithelium. अब जानेंगे हम इसके भाइयों के बारे में। simple epithelium के भी आगे 3 टाइप्स हैं। ये तो हम समझ गए कि डिफ्यूजन करता है, एब्जॉर्प्शन में, सेक्रेशन में हेल्प करता है, बट अब इसके भी आगे सब टाइप हैं। कौन कौन से? इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। स्क्यूको ये है इसके 3 भाई। सिंपल एपिथेलियम के 3 भाई हैं। कौन कौन? स्क्यूको। अब ये स्क्यूको क्या है? स्क्यू से स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, क्यू से क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड को से कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम के हैं 3 भाई, स्क्यूको, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। ये आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो पहला है हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, फर्स्ट वी हैव स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस वर्ड से याद रख सकते हैं। स्क्वायर, स्लिम, स्पीडी, स्लिम स्ट्रक्चर है इसका। स्लिम स्पीडी एक्सचेंज। ठीक है, स्पीडी एक्सचेंज, क्विक डिसीजन लेगा एकदम से, एकदम स्लिम, पतला है ये, बिल्कुल पतला, एकदम से यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, वेरी फास्ट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब शेप कैसी होती है इसकी, पहले जानेंगे इसकी शेप के बारे में। इसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर थिन एंड फ्लैट इन डिफ्यूजन स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं सेल्स? थिन होते हैं, पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं डिफ्यूजन स्ट्रक्चर में, जब डिफ्यूजन होता है। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने एक कमरा बनाया। अब कमरे में आपको ठंडी हवा तो चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन तो चाहिए। वेंटिलेशन के आपके लिए आप क्या करेंगे? खिड़कियाँ रखेंगे, ठीक है, विंडोज़ खोलेंगे, आप वेंटिलेटर रखेंगे प्रॉपर, है ना। अगर आप वेंटिलेटर रखेंगे, यानी बंद कमरा होगा बिल्कुल, तो आपको सांस कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आएगी? सांस छोड़ी, हवा कहाँ से आएगी? आपको नहीं आ सकती ना। उसी प्रकार से जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, ये क्या करते हैं? हवा का आदान प्रदान करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से। कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? हमारे एल्वियोलाई में, फेफड़ों में ही होना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि 1 मिनट आप सांस ले रहे हैं, 1 मिनट आप सांस नहीं ले रहे हैं। सांस लेना तो आपके लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी ना। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जंगलों में पेड़ों का कटाव मत करो, ठीक है, जिससे कि दिक्कत हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। आदमी की एज कम हो जाएगी, घटती जाएगी अगर ऐसा ही रहा। हमारा एनवायरनमेंट अगर सुधरा नहीं, यहाँ के लोग अगर सुधरे नहीं, तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तो बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उसी तरीके से जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो हेल्प करता है सांस का, हवा का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ पे होता है? ये लोकेशन आपके एल्वियोलाई में, फेफड़े में, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड बोमेन्स कैप्सूल,
बोमेंस कैप्सूल्स। ठीक है, ये है इसकी लोकेशन। ठीक है, हवा का आदान प्रदान, जैसे कि मैंने आपको बोला वेंटिलेशन के लिए आपको खिड़कियां लगानी पड़ेगी। खिड़की में भी आप शीशे वाली खिड़कियां लगाएंगे, सिर्फ उससे तो हवा नहीं आएगी ना अंदर। तो आप पहले क्या करते हो, अंदर वाली साइड में जाली वाली खिड़की लगाते हैं। ठीक है, जिससे हवा का आदान प्रदान होता रहे, डायरेक्ट आपको जो है हवा के कॉन्टैक्ट में आना है, वेंटिलेशन जल्दी, क्विक वेंटिलेशन हो, क्विक स्पीड एक्सचेंज हो। इसीलिए जो है स्क्वैमस एपिथेलियम काम करता है, क्योंकि ये थिन और फ्लैट है। ठीक है, इसकी बहुत ही पतली सी लेयर है, जिससे जो है हवा का आदान प्रदान जल्दी होता है, फास्ट होता है, क्विक रिकवरी होती है। अब जानते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना कि यहाँ से इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला है, हमारे माई स्टडी पाठशाला का एक ही विजन है, सबका साथ और सबका विकास। तो हम भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, तो इसमें किसी का वो नहीं है। जिसका जो ओपिनियन होगा वो कमेंट में बोल सकता है रिलेटेड टू अवर स्टडी, नॉट फालतू की बकवास। तो उसको हम कंसिडर करेंगे और चेंज लाने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन यही है इसका, डिफ्यूजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन लिख सकते हैं या आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस तरीके से भी इसको, जो मैंने ये लिखा है स्क्वैमस के बारे में, ये सारा आप नोट डाउन कर लेना। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट भी है और यूजफुल भी रहेगा एग्जाम्स में लर्न रखने के लिए। नेक्स्ट वी हैव द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब लाइक। ठीक है, कैसा है ये, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं सेल्स, क्यूब लाइक, घन जैसी संरचनाएं। ठीक है, मान लीजिए आपने फ्रूट लाई, बाजार से आप फ्रूट लेकर आए, जिसके पास अपने खुद की ऑर्चर्ड है, उसने अपने ऑर्चर्ड से लाए। ठीक है, फ्रूट्स खाए 2 दिन 4 दिन, ठीक है, जितने भी आपने खाए, फ्रेश फ्रूट्स आपने खाए, जो सड़ गए उनको आप घर में तो नहीं रखोगे ना, उसके ऊपर तो मक्खी लग जाएगी, खराब हो जाएंगे, वो स्मेल पड़ जाएगी, आपके जहां आपने रखे हैं वो कमरे में स्मेल पड़ जाएगी, खराब हो जाएगा सारा सिस्टम। तो उसको क्या करेंगे, आप बाहर फेंक देंगे ना, उसको घर में तो नहीं रखेंगे। उसी प्रकार से जो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये क्या करता है, जो हमारी किडनी है, जैसे हमारा किडनी का क्या काम है, किडनी करती है एक वाटर फिल्टर की तरह काम। किडनी हेल्प लाइक अ वाटर फिल्टर की तरह काम करती है एक किडनी हमारी बॉडी में, जिसका काम क्या है, अब उसको क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छी चीज़ें भी चाहिए बॉडी से, वापस लेनी है शरीर में ज़रूरी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, और जो बेकार की चीज़ें हैं उनको अपनी बॉडी से थ्रू आउट बाहर भी फेंकना है। ठीक है, वहाँ पर ऐसे सेल्स चाहिए, ऐसी कोशिकाएं चाहिए जो ये दोनों काम करें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बॉडी के अंदर रखे, लाए, किडनी को पहुंचाए, और जो बेकार की चीजें हैं उनको बॉडी से थ्रू आउट करें। तो ये काम कौन करता है, दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड फॉर दैट रीजन क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स। ओके, इसी रीजन की वजह से किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम जानेंगे इसके फंक्शन, क्या होंगे इसके फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एब्जॉर्प्शन, यानी बॉडी से इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, इसको एब्जॉर्ब करेगा ये अपने अंदर, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। सेक्रीशन, बॉडी से बाहर फेंकना, वेस्ट मटेरियल नहीं चाहिए ये हमें, ये बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको बाहर फेंको। ठीक है, सेक्रीशन, सो इट इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। So this is all about the cuboidal epithelium. And the last we have the columnar epithelium. मैं यहीं लिखूंगी इसको, columnar epithelium. columnar epithelium. पहला था स्क्वैमस, वो था थिन, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक। अब ये कॉलमनर कैसा होगा, बार बार स्केच गिर जाता है यार, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। कॉलमनर कैसा होगा, लॉन्ग सेल्स, लॉन्ग सेल्स एंड कॉलम लाइक। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व, वो हमारी बॉडी के कौन से भाग में जाते हैं, हमारा जो आंसर होगा दैट इज इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे शरीर में कहाँ से जाते हैं, इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन जो है इसको ज्यादा अब्जॉर्प्शन की जरूरत है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए,
जैसे आपको एक पेपर निकालना है, आप टेस्ट निकालना चाहते हो, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। अगर आप 80% की तैयारी करते हो तो आप 60 भी गेन नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से जो इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए उसको लॉन्ग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग कॉलमनर सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एब्जॉर्प्शन it wants columnar cells। ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए इसको लंबे लंबे कॉलमनर सेल्स चाहिए, इससे एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाए। एब्जॉर्प्शन की जो खाना न्यूट्रिएंट युक्त जो खाना आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो सके अच्छे से, उसके लिए इनको बड़े बड़े लॉन्ग कॉलमनर सेल्स की ज़रूरत होती है। वहीं पे ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है अपना काम स्टार्ट करता है। एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, ठीक है। कॉलमनर सेल्स का भी यही फंक्शन होगा। लोकेशन कहाँ होगी इसकी? इंटेस्टाइन एंड स्टमक में। सिंपल सा याद रखना है आपको, जहां खाना एब्जॉर्ब होगा, जहां खाना पचाने का काम होगा, वहां कॉलमनर एपिथेलियम आएगा, ठीक है। तो ये है इसकी एक ट्रिक स्क्यूको, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कितने हैं इसके भाई? 3। स्क्यूको, स्क्यू से स्क्वेमस, क्यू से क्यूबॉइडल एंड को से कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइडल और स्क्वेमस और कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। ओके, आज हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, ठीक है। क्या होता है ये? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसके क्या फंक्शन है? पास। इसके फंक्शन है पास, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेंसेशन, सेक्रीशन। और सिंपल जो एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम के कितने पार्ट हैं? कितने भाई हैं इसके? 3। स्क्यूको, ठीक है। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ओके, ये है इसके भाई। स्क्वेमस यानी थिन, पतला, क्विक एक्सचेंजेस में होगा, ये याद रखना है। थिन जहां आ रहा है वर्ड, पतला, थिन एंड फ्लैट, ठीक है। क्विक एक्सचेंज ऑफ हवा का आदान प्रदान। कमरा बनाया, वेंटिलेशन के लिए खिड़की चाहिए, ठीक है। क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक, वाटर फिल्टर की तरह काम करती है, वाटर फिल्टर की तरह काम करेगी। एब्जॉर्प्शन के लिए उसको बॉडी से जरूरी चीजें चाहिए। बस आपने याद रखना है इसमें कि जहां खाना एब्जॉर्ब होगा वहां पर कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियम आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप माई स्टडी पाठशाला को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।